बच्चों, आज मैंने जूम पर एक क्लास ली है। एक बच्चे की 10th क्लास की डाउट्स थे कुछ, तो वो क्लियर किए हैं। आप भी देखें कि एक 10th क्लास के बच्चे के क्या क्या डाउट्स हैं जो वो आपके भी हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में वही क्लियर किए हैं। और जूम मीटिंग अचानक से टाइम ओवर होने के कारण बीच में थोड़ा सा अधूरा रह गया। तो इसका अधूरा जो क्लास है अधूरी, वो मैं नेक्स्ट डे पूरी करूँगी। तो आप भी देखिए कि आपको कैसी लगी जूम मीटिंग पर लाइव क्लास 10th क्लास के स्टूडेंट के साथ। और अगर आपको भी ऐसी लाइव क्लास चाहिए, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप भी जूम पर पूछ सकते हैं। तो मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। तो देखते रहिए अरुणा कालिया के वीडियोस को। अरुणा कालिया के चैनल पर आप आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस चैनल पर वीडियोस कितने पसंद हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। सेंटेंस कोई मैम राम खेल रहा है। अच्छा, राम खेल रहा है। ओके, ये सेंटेंस है और इसमें से पदबंध बताना है कि कौन सा बताना है। अब इसमें अगर मैं अपने तरीके से आपको समझाऊं, ठीक है, फिर उसके बाद अपनी बात कहना। ओके? यस मैम। हाँ। यस मैम। अब यहाँ पे राम खेल रहा है। राम एक संज्ञा है, अकेला शब्द Yes, है, ma'am. है ना। अब यहाँ पर संज्ञा जो है, संज्ञा पदबंध को हम नहीं देख सकते क्योंकि राम अकेला संज्ञा में एक ही शब्द है। अगर हम कहीं राम मेरा भाई खेल रहा है ना, अगर अगर सेंटेंस ये होता राम मेरा भाई खेल रहा है ना। अगर ये सेंटेंस होता तब इसमें हम पूछते कि भाई इसमें संज्ञा पदबंध बताओ। तो संज्ञा पदबंध मेरा भाई, राम मेरा भाई, ये तीनों शब्द संज्ञा पदबंध में आते, है ना। क्योंकि राम भी संज्ञा है ना, और मेरा भाई, भाई से रिलेटेड है। तीनों ही शब्द संज्ञा को संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये संज्ञा पदबंध हो गया। और खेल रहा है, ये तीनों शब्द क्रिया है, तो ये क्रिया पदबंध हो गए, क्रिया पदबंध हो गए। और अगर हम कहते कि राम मेरा भाई, अगर हम इसका बताते कि ये मेरा भाई, मेरा शब्द जो है, ये यहाँ पर मेरा शब्द विशेषण होता भाई के लिए, भाई की विशेषता बता रहा है। समझ आ रहा है बेटा? विशेषण पदबंध होता क्योंकि किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण पदबंध, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण पदबंध, है ना। हाँ, तो इस तरह से अब आप अपनी तरफ से और मुझे वाक्य बताओ कि कौन सा वाक्य है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, हम डिपेंड इस पे भी तो करता है अंडरलाइन क्या कर रखा है वाक्य में। हाँ बिल्कुल, अंडरलाइन क्या कर रखा है। अब अंडरलाइन वाले वाक्य बताओ आप कि आपके सामने कोई ऐसा वाक्य है जिसमें अंडरलाइन किया हुआ है और वो कौन सा पदबंध है, आपको छांटना है, वो बताओ मुझे। मैम आप ही बता दो कोई। अच्छा, अंडरलाइन वाले वाक्य मैं बताऊं। ओके, जैसे इसमें लिखा हुआ है ततारा बहुत बलशाली भी था, बहुत बलशाली भी था। यहाँ पे बहुत शब्द पर अंडरलाइन किया हुआ है। ततारा बहुत, बहुत पर अंडरलाइन किया हुआ है, बहुत बलशाली भी था। अब बहुत पर लिखा है तो इस बलशाली पे भी आ सकता है। बहुत बलशाली जो है वो विशेषण शब्द है, विशेषण पदबंध हो गया, है ना।
अगर खाली बहुत लिखा है तो भी विशेषण है, सिर्फ विशेषण है वो। और बहुत ततारा बहुत बलशाली था, ये दोनों ही शब्द जो है पदबंध में आ जाते हैं, विशेषण में विशेषण पदबंध आ जाएगा क्योंकि ये गुण बताया जा रहा है। यस मैम। ठीक है, और दोनों शब्द विशेषण की ओर ज्यादा झुके हुए हैं, समझ आ रहा है? विशेषण की ओर ज्यादा है तो बहुत बलशाली था विशेषण, ये तो क्लियर है ही, समझ आ रहा है बेटा? तो ये छोटे छोटे से उसके जो भाव है ना उसको समझना होता है थोड़ी अपने कॉमन सेंस से, लेकिन यहाँ पर इस तरह के इतने कठिन आते नहीं है एग्जाम में। 10th क्लास में इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, उसमें स्पष्ट ही दिया होता है कि जैसे बहुत बलशाली है यही दिया होगा कि इसको कौन सा पदबंध है। या दूसरा एक मैं सेंटेंस देखती हूँ मैम, एक ये सेंटेंस है। हाँ, ततारा की याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। हाँ ओके, ततारा की याचना भरा, ततारा का याचना का ततारा का याचना भरा चेहरा, ओके, ये पूरा अंडरलाइन है। याचना भरा चेहरा, चेहरा भी साथ है। यस मैम, चेहरा भी है। ओके, तुम संज्ञा हो गया ना? ततारा भी साथ में है। यस मैम। हाँ बिल्कुल, ये संज्ञा है। ततारा का मेन क्या है, चेहरा किसका है, ततारा का। याचना भरा चेहरा, चेहरा भी संज्ञा है ना? तो ये पूरा ही पदबंध संज्ञा पदबंध हुआ, संज्ञा पदबंध हुआ। और अगर हम कहते हैं कि याचना भरा चेहरा, तब भी ये संज्ञा की ओर ही ज्यादा झुक रहा है। और अगर वहां ऑप्शन हो, ऑप्शन पे ध्यान दो, अगर वहां ऑप्शन हो कि याचना भरा चेहरा, अगर चेहरे के ऊपर लाइन नहीं है, सिर्फ याचना भरा है, तो वो विशेषण पदबंध में आ जाएगा। अगर चेहरा साथ में है तो वो संज्ञा पदबंध होगा। ओके यस मैम। ठीक है हाँ। अच्छा, और मैम, और एक ये सफेद कमीज वाला व्यक्ति बहुत बेईमान है। अच्छा, सफेद, इसमें क्या अंडरलाइन क्या है? वाला आ गया, सफेद वाला अंडरलाइन है। तो सफेद अच्छा, वाला, सफेद कमीज वाला वाला तो सर्वनाम हो गया। हाँ, सफेद कमीज वाला, सफेद कमीज वाला आदमी है ना, आदमी अंडरलाइन नहीं है आदमी तो ये विशेषण में आएगा, ये सर्वनाम थोड़ी आवा। अगर सफेद कमीज वाला वह शब्द साथ में लगा होता, वह पर भी अंडरलाइन होता, तब वो सर्वनाम पदबंध होता। यहाँ पर तो ना सर्वनाम है ना ही संज्ञा है, सिर्फ विशेषता, एक गुण बताया हुआ, सफेद कमीज वाला, एक पहचान बताई हुई है व्यक्ति की। जब व्यक्ति की जो पहचान होती है वो तो विशेषण होता है, गुण होता है वो, है ना? कोई काला व्यक्ति या गोरा व्यक्ति या लाल कमीज वाला या हरी कमीज वाला, तो हरी कमीज वाला या लाल कमीज वाला या सफेद कमीज वाला, ये उसके उस व्यक्ति की पहचान है, यानी उसकी विशेषता है ये। तो ये सारा पदबंध जो है वो विशेषण पदबंध कहलाएगा, विशेषण, ये सर्वनाम नहीं होगा। क्लियर है? कहीं लिखा हुआ है क्या सर्वनाम पदबंध इसके लिए? मैम, मेरे को मैम वो वाला और वाव में कंफ्यूज हो गया, मैंने वाला को सर्वनाम समझ लिया। नहीं, वाला तो एक पहचान है, ये सारे ही विशेषण पदबंध में आएंगे, सर्वनाम नहीं है ये। ठीक है, अच्छा और कुछ बताओ। मैम, एक ये घोड़े तेज दौड़ते दौड़ते थक गए थे। हाँ, और अंडरलाइन किस पे है? तेज दौड़ते दौड़ते। यस, तेज दौड़ते दौड़ते ना, तो ये क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द है, दौड़ने की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण पदबंध हो गया, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण है ना। तो तेज दौड़ते दौड़ते ये शब्द आ रहा है, तेज दौड़ते दौड़ते, दौड़ते दौड़ते ना, क्या यस मैम, तेज दौड़ते दौड़ते दौड़ते, तो घोड़े ये तेज दौड़ते दौड़ते थक गए। अच्छा हाँ, तो दौड़ने की क्रिया जो है
ये विशेषता है दौड़ने की, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया होगा। क्रिया मैम विशेषण। बुक में तो मैम आंसर गलत है, विशेषण लिखा हुआ है बुक में। खाली विशेषण हो ही नहीं सकता, क्योंकि दौड़ना क्रिया है, चलने की क्रिया, क्रिया की विशेषता है। और अगर तेज भी, सिर्फ तेज को ले तब भी ये क्रिया विशेषण है। और वाक्य, आप यस मैम। वाक्य फिर से बोले जरा। घोड़े घोड़े तेज दौड़ते दौड़ते थक गए थे। ओके, थकना, थकना भी क्रिया है। और घोड़े Yes, जो ma'am. है, सिर्फ घोड़े संज्ञा है इसमें। और घोड़े की संज्ञा, अगर घोड़े की विशेषता बता रहा है कोई शब्द, तब वो विशेषण होंगे। ठीक है, Yes, ma'am. वो विशेषण होंगे जब घोड़े की विशेषता बताने वाले शब्द होंगे। यहाँ पे तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। थकना, तेज दौड़ते दौड़ते थक गए थे। कैसे थक गए थे? दौड़ते दौड़ते। और दौड़ना एक स्पेशलिटी या फिर एक गुण बताया जा रहा है। किस तरह से दौड़ रहे थे? तेज दौड़ रहे थे। क्या हो गया? दौड़ते दौड़ते थक गए थे। तो थकना, तेज, दौड़ना, ये सभी शब्द क्रिया को इशारा कर रहे हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण शब्द होगा। ठीक है। Okay, ma'am. हाँ, और अगर वहां पे बुक में लिखा है या फिर मैम ने बताया है, तो आप उनसे पूछना कि ये विशेषण कैसे हो सकता है। मैम इसमें मैम एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर थोड़ा डाउटफुल सा लग ओके रहा है। ओके, बताओ बेटा। मैम कोमल परिश्रमी और होशियार लड़की है। अच्छा, कोमल, परिश्रमी और होशियार। ओके, तो इसमें क्या अंडरलाइन किस पर है? परिश्रमी और होशियार। तो परिश्रमी और होशियार ये विशेषण पदबंध है, क्योंकि जैसा मैम बुक में आंसर सर्वनाम दे रखा है। सर्वनाम कैसे हो सकता है? इसमें नाम भी, कोमल भी दिया हुआ है, कोमल की विशेषता बता रहा है। सर्वनाम तब होता कि वह होता, कोमल के स्थान पर वह शब्द आया होता, या तुम आया होता, या हम आए होते, तब सर्वनाम होता है ना। जिस मैम बुक ही गलत है। हाँ, तो कैसे वो सर्वनाम, आप खुद ही सोचो कि सर्वनाम तो हो ही नहीं सकता। सर्वनाम में मैं, तुम, या मेरा, या हमारा, या हम, ये वाले इससे रिलेटेड शब्द होने चाहिए, तब वो सर्वनाम होगा। और कोमल, होशियार और परिश्रमी है, ये कोमल की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए वो विशेषण पदबंध होगा। हाँ जी, यस मैम। ठीक है। अच्छा, और मैम एक ये है, उसने दिन रात जागकर दादी की सेवा की। उसने दिन रात जागकर दादी की सेवा की। अच्छा, तो इसमें क्या बताना है? दिन रात जागकर अंडरलाइंड है। अच्छा, दिन रात जाग कर। अब ये भी क्रिया से रिलेटेड आ रहा है। जागना क्रिया होती है ना, दिन रात जाग कर, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध होना चाहिए। दिन रात जाग कर, इसमें पदबंध ही झाड़ना है। यस मैम, पदबंधी। ओके, तो दिन रात जाग कर, आप खुद ही सोचो कि ये जागना क्रिया है और सेवा करना ये भी क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। स्पष्ट है? यस मैम। है ना। तो ये इसमें क्या बताया हुआ आपकी बुक में? मैम ये क्रिया विशेषण ही आंसर। हाँ, तो क्रिया विशेषण ही है दिन रात जाग कर। ओके, और मैम एक ये तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। अच्छा, ओके, मैम इसमें तो पहली और अंतिम फिल्म है अंडरलाइन, तो मैम ये तो संज्ञा हो गया। हाँ, फिल्म संज्ञा है और पहली और अंतिम ये विशेषण है, ये गुण बता रहा है। फिल्म भी है, तो अंडरलाइन किस पर है? मैम फिल्म भी है। फिल्म पर भी अंडरलाइन की हुई है, तो संज्ञा पदबंध हो गया। यस मैम। है ना। तो वो संज्ञा, अगर फिल्म पर नहीं होता अंडरलाइन, सिर्फ पहली और तीसरी, तब वो विशेषण होता, विशेषण पदबंध होता। यस मैम। ठीक है। हाँ, और
मैम और आप करा दो। हाँ, सिर्फ पदबंध में ही डाउट है या कुछ और भी है? मैम थोड़ा वो समास है। हाँ, समास में बताओ, कुछ क्या पूछना चाहते हो? समास में क्या पूछना चाहते हो? समास में मैं आपको एक नजर में सारी चीजें एक बार बता दूं, आप एक बार में आपको रट जाएगा। समास, समास सबसे पहला आपकी बुक में अव्यय भाव दिया हुआ है। यस मैम। अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास। फिर है तत्पुरुष, तत्पुरुष। फिर है कर्मधारय, है ना। फिर है द्विगु, द्वंद्व कह लो पहले, यस। द्वंद्व। फिर है द्विगु। फिर है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। अब इसको मेरे अकॉर्डिंग मेरे शब्दों को ध्यान से समझना, और हो सके तो आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि एक बार आपने इसको समझ लिया तो आप कभी भूलोगे नहीं बेटा। अव्यय भाव जो होता है ना, अव्यय का मतलब है कि जो ना घटता है ना बढ़ता है। अव्यय, अ का मतलब नहीं और व्यय का मतलब खर्च करना। क्लियर है? अव्यय का मतलब जो ना खर्च नहीं होता, ना जो जैसा है वैसा ही रहता है। तो जो शब्द ना घटता है ना बढ़ता है उसे अव्यय भाव कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक, प्रतिदिन, ये शब्द वैसे का वैसे ही यूज होते हैं ना, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे वाक्य में पुल्लिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, हर हालत में ये शब्द नहीं बदलते। साफ साफ, हर दिन, है ना, साफ साफ कह लो, ये शब्द नहीं बदलते। हर दिन या अभिव्यक्ति या यथाशक्ति, ये सारे शब्द। और दूसरी बात, इसमें एक पहचान और होती है कि इसका पहला पद जो होता है वो उपसर्ग लगा होता है। या तो पूरा का पूरा पद ही अव्यय होता है, या फिर इसके प्रथम भाग, इसको अगर हम अलग करें तो प्रति प्लस एक, प्रतिदिन, साफ साफ, ये दोनों ही शब्द अव्यय हैं। हर दिन, ये दोनों ही शब्द अव्यय हैं। यथाशक्ति में यथा शब्द जो है ये उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसकी ये पहचान भी होती है कि इसमें उपसर्ग लगा होता है, और साथ में या तो उपसर्ग लगा है और हर उपसर्ग अव्यय होता है। ये आपको पता है, हर उपसर्ग अव्यय होता है, और अव्यय जहां होता है वह वही अव्यय भाव समास होता है। ये बात क्लियर हो गई? अब बढ़ते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष में कारक के चिन्ह होते हैं। तत्पुरुष में कारक के चिन्हों की पहचान होती है। चिन्ह जो होते हैं सिर्फ कर्ता को छोड़कर, कर्ता पहला कारक नहीं लगता इसमें, कर्म से लेकर अधिकरण तक 6 पूरे कारक उसमें लगते हैं, कर्ता नहीं लगता, है ना। तो कर्ता से, कर्म से लेकर इसके चिन्ह जो होते हैं, कर्म से अधिकरण तक इसके कारक चिन्ह लगे होते हैं। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, है ना, अधिकरण में पेपर। तो इनके चिन्ह जहां पर आ रहे हैं वो तत्पुरुष समास है। और अगर आपको तत्पुरुष के चिन्हों के बारे में या उसके कारकों के नाम नहीं मालूम है, लेकिन ये पता चल गया कि इसमें चिन्ह लगे हुए हैं, और आपने उत्तर में तत्पुरुष समास लिख दिया, तो आपके पूरे अंक मिलेंगे, आपका अंक नहीं कटेगा। अगर आप कंफर्म हैं तब आप कारक का नाम लिखेंगे, अगर आप कंफर्म नहीं है तो कारक का नाम मत लिखें। जब तक पूछा ना जाए कारक का नाम मत लिखो। क्लियर है? ओके मैम। हाँ, अब आ गया कर्मधारय। कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि। कर्मधारय और बहुव्रीहि को पहचानने के लिए हमें विग्रह की ओर जाना पड़ता है। मोस्टली कर्मधारय और बहुव्रीहि के उदाहरण सेम होते हैं,
लेकिन इसके विग्रह पर डिपेंड करता है। जैसे कि नीलकंठ शब्द ले लो, नीलकंठ, हाँ बोलो, आप बोलो। मैम विग्रह क्या होता है? विग्रह का मतलब अलग करना, समस्त पद मतलब अच्छा, इकट्ठा शब्द है ना। नीलकंठ ये अच्छा, समस्त जैसा पद है, और नीला यस है जो कंठ ये विग्रह हो गया। अगर हम हाँ नीलकंठ को विग्रह करें, नीला है जो कंठ है, जो कंठ, अगर हम इस तरह से करते हैं तो कर्मधारय हो गया। अगर हम कहें नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका यस मैम, अर्थात आ गया, तब वो बहुव्रीहि होगा। क्योंकि अर्थात वाले शब्द जो होते हैं वो सारे के सारे पद ही विशेषण के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। बहुव्रीहि में सारे के सारे शब्द विशेषण के रूप में होते हैं, और कर्मधारय में एक विशेषण और एक विशेष्य होता है। कंठ संज्ञा है यस और एक प्रॉपर ये विशेष्य है, और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द नील है। तो यानी कि मैम, अगर विशेषण, एग्जाम में आ गया, हाँ अगर ये एग्जाम में आया तो कर्मधारय करना होगा बहुव्रीहि। हाँ, अगर उस पे वहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं, और अगर यस मैम, उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों में से कोई एक ही दिया होगा, इस तरह से अगर या तो आपके पास ये जो इसका विग्रह रूप दिया हुआ है, नीला है जो कंठ, अगर ऐसे तो दिया हुआ है तो ये कर्मधारय ही होगा, सिर्फ कर्मधारय होगा। और अगर नीला है कंठ जिसका अर्थात लिखा है, तब वो बहुव्रीहि ही होगा। विग्रह के अनुसार हमें उसको सिलेक्ट करना है। और मैम अगर सिर्फ नीलकंठ लिखा होगा तो दोनों में से एक ही ऑप्शन में होगा। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन एक होगा उसमें, या फिर ये होगा कि दोनों, इनमें से दोनों, तो आप दोनों पर मार्क करेंगे। चार यस ऑप्शन मैम, होते हैं ना, तो उसमें कर्मधारय भी लिखा होगा, बहुव्रीहि भी लिखा होगा, साथ में तीसरे में लिखा होगा ये उपरोक्त दोनों, तो आप दोनों पर मार्क यस करेंगे। मैम, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं द्वंद्व पे। द्वंद्व, जिस तरह से ये शब्द दिया हुआ है ना, दोनों, ये भी वैसा ही लिखा, ये भी वैसा, यानी कि दो टीम है, ये इक्वल दो टीम होती है। क्रिकेट के मैदान ले लो, खेल का कोई भी मैदान ले लो, बराबरी किस में होती है? इक्वल में। या तो एक एक दोनों तरफ होंगे, अगर 10-10 हैं तो दोनों तरफ, दोनों टीम में 10-10 होंगे, 5-5 व्यक्ति हैं तो 5-5 होंगे, यानी बराबर का पलड़ा होता है दोनों तरफ। समझ रहे हैं? यस मैम, द्वंद्व जो है वो खेल का मैदान है, समझो। यहां पर भी द्व प्लस द्व, जिस तरह से ये शब्द बराबर हैं, इसी तरह से इनमें युक्त उनके प्रयोग होने वाले शब्द भी इक्वल अधिकार रखने वाले होते हैं। दोनों ही पद प्रधान होते हैं इसके अनुसार। जैसे माता पिता ले लो, तो उनको जब हम विग्रह करेंगे तो और शब्द लग जाएगा या फिर या लग जाएगा। जहां पे या लगा या फिर या लगा, और लगा या फिर या लगा, तो ये ऐसे शब्द अगर लग रहे हैं जो प्लस लगा हुआ ना, इसकी जगह पर और या फिर या लगता है। जैसे दिन और रात, या फिर दिन या रात, माता और पिता, या फिर माता या पिता, लाभ हानि, धर्म अधर्म, तो दोनों ही शब्द बराबर का अधिकार रखने वाले होते हैं। कोई किसी की भी कीमत या किसी की प्रधानता कम नहीं होती। जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। ठीक है बेटा, यस इसको क्रिकेट मैदान की तरह दिमाग में रखो। द्वंद्व यानी खेल का मैदान, और खेल के मैदान में दोनों टीम बराबर होती हैं। ठीक है ना? यस मैम, हाँ। अब आते हैं द्विगु। द्विगु में द्वि शब्द को देखो, द्वि और गु। द्वि का मतलब दो, और गु का मतलब गुण। द्वि यानी दो, यानी कि दो गिनती, गिनती वाले गुण जिसमें होते हैं वो द्विगु गुण, द्विगु हो गया। यस मैम, गिनती वाले गुण, जैसे चतुर्भुज है, अगर इसका विग्रह हम करें चार भुजाओं का
संग्रह या चार भुजाओं का समूह हो, तब तो ये हो गया Yes, ma'am. द्विगु समास। अब इस तरह के शब्द भी आ जाते हैं जिसमें कर्मधारय भी हो सकता है, द्विगु भी हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है। बताओ कैसे? चतुर्भुज शब्द मैम ले। एक तो मैम वो है मैम तिरंगा, हाँ, उसमें तिरंगा मैम भी। द्विगु और बहुव्रीहि दोनों है। हाँ, दशानन शब्द भी ले लो, है ना। तो ये Yes, ma'am. इस तरह के शब्द जो होते हैं उनमें विग्रह पर डिपेंड करता है कि अगर हमने कहा कि चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु जी, तब तो हो गया बहुव्रीहि। अगर हम कहें चार भुजाएं हैं जो, चार भुजाएं हैं जो यानी कि सामने रखी हैं, भुजाओं की विशेषता जहां बताई जा रही है वहां पे कर्मधारय हो गया। और अगर हम कहें चार भुजाओं का समूह, गिनती की व्याख्या की जा रही, गिनती वाली विशेषण है ना, गिनती वाले गुण जहां पे आ गए वो द्विगु हो गया। क्लियर है? अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आप बताओ कि आपको क्या नहीं समझ आया? मैम एक मैम वो था पशु पक्षी, मेरे एग्जाम में आया था। हाँ, अच्छा। कौन सा समास है? पशु पक्षी तो दो हो गए ना, द्वंद्व समास हो गया। ये दो चीजें, पशु या पक्षी या पशु और पक्षी। ये मैम बट मैम द्वंद्व था ही नहीं ऑप्शन में, तो मैंने अव्यय भाव कर दिया था, तो हम मार्क्स सही मिल गए थे उसमें। पशु पक्षी में अव्यय भाव कर दिया था, पशु पक्षी, पर ये तो पशु और पक्षी होना चाहिए था, पर उसमें आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। तो ठीक है, हो सकता है कई बार मिसप्रिंट भी हो जाता है कुछ। यस मैम। और कुछ पूछो। सॉरी मैम, मैम पशु पक्षी नहीं, पशु प्रवृत्ति था। हाँ, प्रवृत्ति हुआ ना, तो प्रवृत्ति शब्द, पशु की प्रवृत्ति, यहाँ पे पशु की प्रवृत्ति आ रहा है, यहाँ पर तत्पुरुष समास होना चाहिए, अव्यय भाव नहीं होगा यहाँ पे। पशु की प्रवृत्ति। हाँ, मेरा पेपर ही नहीं है, मार्क्स दिए थे या नहीं। हाँ, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह लगे हुए हैं, संबंध कारक लगा हुआ है। अच्छा ओके मैम, तो हम तत्पुरुष है। हाँ, तत्पुरुष होगा वहां पर। अच्छा, और समास हो गया। यस मैम। और अलंकार। अच्छा, इसी समास में और कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। मैम और मैम मेरे को ये पूछना था, हमने जो जितने भी यथा वाले होते हैं जिनमें पहला शब्द यथा आ जाता है, तो हम वो अव्यय भाव हो जाते हैं। बिल्कुल अव्यय भाव हो जाते हैं। अव्यय भाव की ये पहचान है बेटा कि उसमें पूरा का पूरा जो शब्द है, या तो पूरा पूरा शब्द ही अव्यय होता है, या फिर उसका एक भाग, पूर्व पद उपसर्ग होता है, उपसर्ग लगाता है। और इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो जरूर देखना, जिसमें मैंने ये अव्यय भाव और साथ में जो उपसर्ग हैं, उपसर्ग के उदाहरण और अव्यय भाव के उदाहरण, एक मैंने बहुत सारे 20-25 यानी कि शायद मैंने 100 उसमें उदाहरण दिए हुए हैं, वो आप जरूर देखना, मैं लिंक दे दूंगी आपको, वो जरूर देखना। अच्छा अच्छा, इसको ये समझ आ गया। इसमें कुछ और पूछना है तो बेटा पूछो। अव्यय भाव में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने इसके ऊपर बहुत सारे उदाहरण दिए, और एक नहीं अनेक वीडियो बने हुए हैं। जैसे हाथों हाथ, ये भी अव्यय भाव है। दिनों दिन, ये भी अव्यय भाव है। जिस शब्द को आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते, जैसा है वैसा ही प्रयोग में लाओगे, वो शब्द अव्यय होता है, और जहां अव्यय होता है वो अव्यय भाव समास होता है। और अव्यय भाव समास में एक पहचान और बेटा, जहां दो शब्द दिए हुए हैं, जैसे प्रत्येक, प्रतिदिन, हर दिन, साफ, यथाशक्ति, उपसर्ग लगा है, अकेला उपसर्ग नहीं, दो शब्दों का अगर जोड़ जहां पर है वहां पर अव्यय भाव समास होता है। ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखना। दो शब्दों के मेल होंगे और वो वहां पर अगर उपसर्ग लगा है या पूरा का पूरा भाग ही अव्यय है, तभी उसको हम अव्यय भाव समास की श्रेणी में रखेंगे। ओके मैम। ठीक है? हाँ,
और आपने मार्क करके नहीं रखे डाउट अपने? मैम इसमें समास में नहीं करे ज्यादा। और कोई बात नहीं। मार्क्स में तो हाँ बस मेरे को यही बात में थोड़ी कंफ्यूजन थी, वो अच्छा, आपकी वीडियो भी देख लूंगा और क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भी कभी कोई डाउट हो तो आप कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हो बेटा। अच्छा, अलंकार स्पष्ट है? वाच्य हाँ परिवर्तन? मेरा तो वो सरल संयुक्त मिश्र थोड़ा बचा है। अच्छा, सरल वो तो इजी है। संयुक्त इजी नहीं होता, इजी को मत लो। अगर इजी है तो इसका मतलब आपने सस्ती नजर से देखा और वो जब सामने आएगा उदाहरण तो आप परेशान हो जाओगे। वो भी मैं आपको एक ही बात में बता देती हूँ बिना ब्लैक बोर्ड के। ओके। सरल वाक्य में दो भाग होते हैं और उसमें एक क्रिया होती है। साथ साथ नोट यस मैम। करते जाओ बेटा। सरल वाक्य में एक क्रिया होती है, सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी, एक क्रिया है। और उसके अगर उसको हम डिवाइड करें तो दो भाग में डिवाइड करेंगे। जैसे कि आप इंग्लिश में डिवाइड करते हैं ना, एक सेंटेंस बनाते हैं, उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है ना? यस मैम। बिल्कुल वही यस मैम। चीज सरल वाक्य में भी एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय, जिस तरह से इंग्लिश में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो खासियत है वो एक क्रिया होती है, ओनली वन वर्ब होता है, एक क्रिया होती है, वो सरल वाक्य होता है। और सरल वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होता है। क्लियर है? अब संयुक्त वाक्य में आ गए। संयुक्त का मतलब ही है जोड़ना, और संयुक्त में सिर्फ जोड़ने वाला शब्द एक लगता है, और जो दो वाक्य होते हैं वो सरल वाक्य होते हैं, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ये नोट कर लो बेटा, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अगर बीच में से शब्द, संयोजक शब्द हटा भी दें तो वो वाक्य अपने आप में कंप्लीट रहते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है। वो और मैम वो जुड़े कितने होते हैं और से? और भी हो सकता है, इसलिए भी हो सकता है, किंतु भी हो सकता है, क्योंकि भी हो सकता है। लेकिन ये शब्दों को अगर हम हटाकर देखते हैं तो वो वाक्य अपने आप में खड़े रहते हैं, कंप्लीट रहते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये उसकी पहचान है। दोनों सरल वाक्य होते हैं और दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते, ठीक है। और जो मिश्र भाव होता है, मिश्रित वाक्य होता है, उसमें दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, किसी पर कोई भी जो है स्वतंत्र वाक्य नहीं होता। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, बारिश हो गई। अब बारिश हो गई के बीच में वैसे ही शब्द छुपा, अगर कॉमा लगा है तो उसका मतलब वैसे ही शब्द दिया हुआ है लेकिन लिखा अंडरस्टूड है। जैसे ही मैंने बाहर पाँव रखा वैसे ही बारिश हो गई। अब जैसे ही और वैसे ही शब्दों के कारण हम कह सकते हैं कि मिश्रित भाव है। वैसे ही बारिश हो गई अगर हम लिखें तब भी लग रहा है कि इसके साथ कुछ अधूरा, कुछ और भी होना चाहिए। और जैसे ही हम कहें, जैसे ही बाहर पाँव रखा, आगे कुछ ना लिखे तब भी अधूरा लग रहा है ना। तो जहां पर अधूरे वाक्य होते, दो वाक्य हैं, संयुक्त में भी दो वाक्य होते हैं और मिश्रित में भी दो वाक्य होते हैं, लेकिन मिश्रित वाक्य में मिश्र भाव होता है और संयुक्त में स्वतंत्र भाव होते हैं। दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और सरल वाक्य होते हैं बस, और कोई ना कोई संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल करा था, उसमें उसका उसका आंसर मिश्रा था और उन दोनों के बीच में की था। की हाँ की है, लेकिन की के बीच में कुछ इतना या उतना भी लिखा होगा। हाँ, आपके कार्यक्रम इतने अच्छे होते हैं कि हाँ सभी कि करते हैं। बिल्कुल, इतने शब्द आया ना, इतने, आपके कार्यक्रम इतने अच्छे होते हैं कि, अब की अकेला नहीं आया, की के कारण लग रहा है कि इतने के कारण लग रहा है कि की वजह से वो वाक्य पूरा हो रहा है। यस मैम। तो इतने आया, इतने अच्छे होते हैं, तो इतने के कारण मिश्र भाव व्यक्त हो रहा है उसके अंदर। ओके मैम। हाँ, और हम ये की वालों में डाउट।
है वो बंद हो गया। जूम पर एक क्लास ली है एक बच्चे की, 10th क्लास की, डाउट्स थे कुछ तो वो क्लियर किए हैं। आप भी देखें कि एक 10th क्लास के बच्चे के क्या क्या डाउट्स हैं जो वो आपके भी हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में वही क्लियर किए हैं। और जूम मीटिंग अचानक से टाइम ओवर होने के कारण बीच में थोड़ा सा अधूरा रह गया, तो इसका अधूरा जो क्लास है अधूरी वो मैं नेक्स्ट डे पूरी करूँगी। तो आप भी देखें कि आपको कैसी लगी जूम मीटिंग पर लाइव क्लास 10th क्लास के स्टूडेंट के साथ। और अगर आपको भी ऐसी लाइव क्लास चाहिए, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भी जूम पर पूछ सकते हैं। तो मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। तो देखते रहिए अरुणा कालिया के वीडियोस को। अरुणा कालिया के चैनल पर आप आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस चैनल पर वीडियोस कितने पसंद हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। तो आज की क्लास को यही विराम लगाते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।